हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस। और ये आज की हमारी लास्ट क्लास है सीटेट के लिए, ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। और इस क्लास को करने के बाद से, सभी क्वेश्चंस को समझने के बाद से, और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई जाएंगी उसको समझने के बाद से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब इस क्लास को समझने के बाद से आपका 30 नंबर में 5 नंबर आप 100% यहाँ से कर पाएंगे। 5 नंबर आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही बातें कल आपका क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, मतलब फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है कि कोई टीचर है, जब वो यह समझता है कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं लड़कियों से, मतलब लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, या ये दर्शाता है कि अध्यापक शिक्षाप्रद है, या ये दर्शाता है कि जो अध्यापक है वो लिंग जेंडर पक्षपाती है, या ये दर्शाता है कि अध्यापक सही दृष्टिकोण वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दर्शाता है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि लड़के और लड़कियों में कोई भिन्नता होती है। जितना लड़के सीख सकते हैं उतना लड़कियां भी सीख सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, कुछ फेमिनिन और कह सकते हैं मेल एस्पेक्ट और फीमेल एस्पेक्ट का डिफरेंस पाया जाता है लड़के और लड़कियों में, लेकिन वो उनके बिहेवियर में पाया जाता है, ठीक है। और लर्निंग में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। लर्निंग में जो लड़का सीख सकता है उसको लड़की भी सीख सकती है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है, अलगाव कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ बता रहे हैं कि लड़के लड़के लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो ये क्या है? तो ये पक्षपात है, ये जो है जेंडर पक्षपाती विचारधारा है टीचर की, ठीक है। तो ये सी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाता है। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से। अब देखिए, आपका एक शब्द होता है फ्रेंड्स जेंडर, ठीक है, जेंडर एक शब्द होता है, और आपका दूसरा शब्द होता है सेक्स, ठीक है। एक शब्द होता है जेंडर, दूसरा शब्द होता है आपका सेक्स। तो देखिए, जेंडर जो है ये क्या है फ्रेंड्स? ये सोशल वर्ड होता है। कैसा होता है? ये सोशल, ठीक। और ये सेक्स कैसा होता है? सेक्स आपका बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। कैसा होता है? बायोलॉजिकल होता है, जैविक होता है, ठीक है। मतलब अगर आपसे सीधे सीधे पूछता है कि जेंडर जो है ये किससे संबंधित होता है, तो ये सोशल एस्पेक्ट से संबंधित होता है, समाज से संबंधित होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्स है ये किससे संबंधित होता है? ये जैविक एस्पेक्ट है, ये बायोलॉजी से संबंधित होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है जेंडर और सेक्स से, ठीक है। जेंडर को आप याद रखेंगे, ये सोशल है, और सेक्स बायोलॉजिकल है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा जेंडर को पूछा जा रहा है कि ये सोशल है या बायोलॉजिकल है, तो वहां पर एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हिंदी में लिंग शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है जेंडर और सेक्स दोनों के लिए, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों में डिफरेंस होता है। हिंदी में तो एक ही वर्ड लिख देता है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसमें आपका डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा जेंडर और सेक्स को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, और ये तो हो गया आपका पक्षपाती विचारधारा, लेकिन एक प्रश्न और भी आपसे सीटेड पूछता है कि जैसे कोई पिंक कलर है तो लड़कियों के लिए है, या घर में खाना बनाने का कार्य लड़कियां करेंगी और खेत में काम करने का कार्य जो है वो लड़के करेंगे, तो एक ऐसी विचारधारा है। तो ये फ्रेंड्स पूर्वाग्रह को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है पूर्वाग्रह को, ठीक है। पूर्वाग्रह क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्वाग्रह उसको कहते हैं जो भी हमारे समाज में पुराने मानदंड थे जो कि अच्छे नहीं थे, ठीक है, जो कि बुरे थे, और उनको हम लोग अब तक ढोते हुए चले आए हैं, मानते चले आए हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के ऑफिस जाएंगे, तो ये बात गलत है। लड़कियां भी ऑफिस जा सकती हैं लड़कों की तरह, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न पूछेगा तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि पूर्वाग्रह की बात हो रही है। और जेंडर पूछेगा तो ये क्या है? इस सोशल, कह सकते हैं ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी लड़के या लड़के का। और सेक्स क्या होता है? ये आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, जैविक कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा। और यहाँ से आपका प्रश्न फ्रेंड्स 90% गारंटी है कि प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है। लिंग से आपका प्रश्न आता है, पूर्वाग्रह से आपका प्रश्न आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि, मतलब फ्रेंड जो भी शिक्षार्थी होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो इसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं इनका क्या करना है, इनका सम्मान करना है, ठीक है, क्या करना है, सम्मान करना है। ये अच्छी चीजें होती हैं और ये हम सभी में विद्यमान है, ठीक है, ये हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। और व्यक्तिगत भिन्नताएं कई रूपों में हो सकती हैं, बात करने में हो सकती हैं, सीखने में हो सकती हैं, ठीक है। मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब यही है कि जो दो व्यक्तियों में जो अंतर होता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं, और दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक है। अब आइए विकल्प को देखते हैं। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब स्कूल में जो है अनेकों प्रकार की सीखने की परिस्थितियों को, सीखने के परिवेश को उपलब्ध कराएं। दूसरा कह रहा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, मतलब फ्रेंड्स निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान कराएं। मतलब जो निगमनात्मक पद्धति है, मतलब नियम से उदाहरण की ओर ले जाकर के समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। सी कह रहा है कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर डी विकल्प देखते हैं, डी थोड़ा नीचे हो गया है, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब अपने सही विकल्प को ढूंढते हैं, हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना अच्छी बात है, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर निगमनात्मक पद्धति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर जाना होता है। कहाँ से, उदाहरण से हमें जाना है नियम की ओर प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। और निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये विकल्प किसी भी क्वेश्चन में हमारा सही नहीं होगा, ठीक है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में और किसी भी क्वेश्चन के संबंध में हो, तो निगमनात्मक पद्धति जो है ये उपयोगी नहीं होगी, ठीक है। कलन विधि का अधिकतर प्रयोग तो ये भी नहीं है फ्रेंड। याद करने के लिए फ्रेंड्स, तो देखिए याद करने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि याद करने की जगह पर हमको समझाना होता है, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पर एक विकल्प बचता है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, तो ये आपका सही है। और क्यों सही है, देखिए जब व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब एक किसी भी रूप में हो सकता है, सीखने के रूप में हो सकता है, पढ़ने के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अधिगम परिस्थितियों में विविध प्रकार की, मतलब अलग अलग प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएंगी, तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पढ़कर सीखने वाला हो, कोई बच्चा वीडियो गेम देखकर सीखने वाला हो, कोई बच्चा कह सकते हैं कि लाइव क्लासेस अटेंड करके सीखने वाला हो। तो अगर अलग अलग प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध होंगी तो सारे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, ठीक, क्योंकि जो जिसको उचित लगेगा वो उस प्रकार से सीख लेगा। तो ये विकल्प यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। मतलब फ्रेंड्स आपसे विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि विकास का सिद्धांत है, ठीक है, तो ये नहीं शब्द को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला विकल्प कह रहा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये बात आपका सही है कि सभी विकास जो हैं वो एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, करवट बदलना सीखता है, फिर बकैया चलता है, फिर खड़ा होने का प्रयास करता है, फिर चलना सीखता है, फिर उसके बाद से दौड़ना सीखता है। तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बात आपका सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बात आपका सही फ्रेंड्स कि विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं वो महत्वपूर्ण है। और विकास के सभी क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक है। ये आपके विकास के जो हैं ये चारों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, सोशल मतलब सामाजिक, और इमोशनल मतलब सांवेगिक। ये चार आपके विकास के क्षेत्र हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं, तो आपके क्षेत्र यही है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। आप इसको भी याद रखिएगा, शारीरिक है, फिर आपका संज्ञानात्मक है, फिर आपका
संज्ञानात्मक के बाद से सामाजिक है, फिर आपका संवेगात्मक है, और ये एक क्रम में होते हैं, और सभी जो ये विकास के क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर देखिए किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, कॉग्निटिव नहीं होगा तो सोशल अच्छा नहीं होगा, और जब सोशल अच्छा नहीं होगा तो इमोशनल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आपका सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये भी फ्रेंड्स आपका बात सही कि जो सारे विकास होते हैं वो परिपक्वन मतलब मैच्योरिटी और अनुभव, मैच्योरिटी और जो एक्सपीरियंस होता है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं विकास जो है वो आपके इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, परिपक्वन का संबंध होता है हमारे हेरिडिटी से, मतलब इन्वायरमेंट और आपके कह सकते हैं हेरिडिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपका सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अधिगम एक समान गति से तो आगे बढ़ेगा नहीं, ये आप सभी समझेंगे, और विकास भी इसी प्रकार से समान गति से सभी विकास आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ विकास होते हैं जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, वो देखेंगे शुरुआत के समय में बालक का जो शारीरिक विकास है वो तेज होता है, फिर आगे आकर के फिर धीमा हो जाता है, फिर तेज होता है। तो सभी विकास समान गति से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उनमें जो उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन आते रहता है। ठीक है, तो ये बात गलत है, और जो बात गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखिएगा कि सभी विकास क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और क्षेत्र कौन कौन से हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक और आपका सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, और सभी क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आप याद रखिएगा। चारों शब्द यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य पूछा गया है, हो सकता है आपसे असत्य पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये विकल्प कह रहा है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, मतलब जब बच्चे असावधानी करते हैं, असावधानी बरतते हैं तो उसके कारण उनसे त्रुटियां हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, ठीक है, असावधानी और सावधानी दोनों के कारण त्रुटियां होती हैं। ठीक है, सावधानी के कारण भी त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर होकर के जाते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आप सावधान रहते हैं तब भी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, त्रुटि करके आ जाते हैं, तो इसी प्रकार आप समझिए कि केवल असावधानी के कारण त्रुटियां नहीं होती हैं, सावधानी और असावधानी के कारण त्रुटियां होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपका क्या है? गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि केवल ये असावधानी का बात कर रहा है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। मतलब फ्रेंड्स ये कह रहा है कि बच्चे त्रुटियां तब करते हैं जब शिक्षक उन्हें कुछ बोले ना, ठीक है, और उन्हें दंड ना दे, मारे पीटे ना। तो देखिए बच्चों को कभी दंड देना ही नहीं है। आपका जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये प्रोहिबिट करता है, ये शिक्षकों को रोकता है बच्चों को दंड देने से। अगर कोई शिक्षक बच्चे को दंड देता है तो उस पर कार्यवाही हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो RTE प्रोहिबिट करता है, तो कभी भी दंड देना ही नहीं है। तो ये विकल्प बात कर रहा है दंड देने की, तो ये विकल्प भी आपका गलत है। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उस पर अधिक ध्यान न दें। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप एक खुद से सोचिए कि अगर बच्चों की त्रुटियां महत्वहीन हो जाएंगी, शिक्षक बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो कैसे समझ पाएंगे कि बच्चा सीख पाया है या नहीं? बच्चे की त्रुटियां ही तो बताती हैं कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, तो ये भी बात आपका गलत है। अब देखिए आपका बी विकल्प जो है यहाँ पर बचता है, और यही सही है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, मतलब जो त्रुटियां होती हैं, जो एरर्स होते हैं, वो अधिगम का अंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रुटियों के द्वारा ही एक शिक्षक समझ पाता है कि बच्चा कितना सीख पाया है और कितना नहीं सीख पाया है। ठीक, तो त्रुटियां जो है वो स्वाभाविक होती हैं। ठीक है, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो कैसी प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये अधिगम का अभिन्न अंग है। ठीक है, बच्चों के त्रुटियों के द्वारा ही शिक्षक पता कर पाते हैं कि बच्चा कैसे सीख पाता है, और जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो त्रुटियां अच्छी चीज होती हैं।
ठीक, अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। मानव विकास है, मतलब मानव विकास क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझिए, ये प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ है, तो इस बार विकास से पूछा था, अगली बार हो सकता है आपसे वृद्धि से पूछे। ठीक है, वृद्धि। ठीक, वृद्धि। अब देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसको क्या होता है, अक्सर लड़के एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक ही चीजें, लेकिन वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीजें होती है। वृद्धि क्या होती है फ्रेंड्स, वृद्धि होती है कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि। सीधे सीधे समझिए, मैं यहाँ पर कोशिका लिख रहा हूं, कोशिका आप सभी समझ रहे होंगे कोशिका क्या होती है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि कह लीजिए या इसे अभिवृद्धि कह लीजिए, दोनों बात एक ही होता है। तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब कोशिका से क्या संबंध है, देखिए हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। मतलब जितने भी जो भी विकास का पक्ष, ठीक है, विकास का जो भी पक्ष कोशिका से संबंधित होता है वो सभी वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे शरीर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना क्या है, कोशिकाएं बढ़ रही हैं तभी शरीर बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये वृद्धि के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि कैसी होती है फ्रेंड्स, वृद्धि मात्रात्मक होती है। कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। कैसी होती है, आपसे विकास की जगह पे अगर वृद्धि पूछा जाएगा तो आप बताइएगा मात्रात्मक होती है। अब मात्रात्मक क्यों होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम नाप सकते हैं इसको, इसका मात्रा कितना है इसका माप किया जा सकता है, इसको हम माप सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का वजन कितना बढ़ा हम माप सकते हैं। ठीक है, और वृद्धि की एक विशेषता क्या है उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि एक सीमित समय के बाद ये रुक जाती है। क्या होता है, एक सीमित समय के बाद ये रुक जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है वृद्धि और विकास में डिफरेंस, की जो वृद्धि होती है वो एक सीमित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि एक समय तक आदमी का शरीर बढ़ता है, उसके बाद से वो बढ़ना बंद हो जाता है, तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास जो है फ्रेंड्स वो जीवन काल तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, तो वृद्धि क्या हुई, वृद्धि क्या होती है, जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है, जो कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है उसे ही हम वृद्धि कह देते हैं। और वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, अब विकास कैसा होता है फ्रेंड, देखिए जो वृद्धि है ये विकास में समाई हुई है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं वृद्धि एक छोटा घेरा है, ये छोटा घेरा है जिसको मैं वैसे प्रदर्शित कर रहा हूं, वृद्धि है, और इस बड़े घेरे के अंतर्गत ये विकास है। ठीक है, मतलब विकास में वृद्धि आ जाती है लेकिन वृद्धि में विकास नहीं आ जाता है। विकास अपने अंदर वृद्धि को समाहित कर लेता है। ठीक है, क्योंकि विकास जो है वो बड़ा आयाम होता है और वृद्धि जो है वो छोटा आयाम होता है। तो वृद्धि, विकास के अंतर्गत वृद्धि आ जाती है। ठीक है, और विकास कैसा होता है, तो फ्रेंड्स विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब मात्रात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वृद्धि भी आ जाती है, तो वृद्धि के आने की वजह से ये मात्रात्मक हो गया। और गुणात्मक होता है, गुणात्मक क्यों होता है, क्योंकि विकास के अंतर्गत जैसे बच्चे का सामवेगिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, ये सब निहित हैं, तो इसकी वजह से एक गुणात्मक हो जाता है। तो विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, और वृद्धि जो है वो केवल मात्रात्मक होती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, ये सभी अंतरों को आप ध्यान में रखिएगा, यहां से कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है। ये भी फ्रेंड्स सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। सूक्ष्मगतिक कौशल का मतलब होता है फ्रेंड्स फाइन मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल, इसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, और इसका ठीक अपोजिट होता है ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स फाइन मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होता है जिसमें बच्चा अपने हाथों से या अपने शरीर के छोटों अंगों से, जैसे अंगुलियों से और आंखों के कोऑर्डिनेशन से कोई काम करता है, वो सूक्ष्मगतिक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें आंखों की और अंगुलियों का कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब आंखों की और अंगुलियों की सहायता से जो भी काम किया जाता है वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, सूक्ष्मगतिक कौशल के अंतर्गत आता है। और जो भी
बड़े मसल्स के द्वारा किया जाता है, मतलब हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा किया जाता है, वो क्या होता है, वो ग्रॉस मोटर स्किल होता है। मतलब फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, छोटे मसल का इस्तेमाल होता है, आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, और हाथों कह सकते हैं, आंखों और हाथों की उंगलियों का कोऑर्डिनेशन होता है, या फिर आंखों और पैरों की उंगलियों का भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है फ्रेंड, ग्रॉस मोटर स्किल में बड़े मसल्स का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, देखिए फुदकना कह रहा है, लिखना कह रहा है, दौड़ना कह रहा है, चढ़ना कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा काम है, लिखना कैसा काम है, इसमें हाथों और उंगलियों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, और लिखना जो काम होता है वो सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, जैसे लिखना हो गया, माले में मोती पिरोना हो गया, ठीक है, कपड़ा सिलना हो गया, ये सब आपका क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अब देखिए फुदकना क्या होगा, आपका ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा, दौड़ना आपका ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ना जो है आपका, ये भी आपका ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन सभी में बड़े मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर बड़े मसल्स का यूज हो रहा है वो आपके कैसे हो जाते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, और जहां पर हाथों और छोटे मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है वहां पर फाइन मोटर स्किल। और फ्रेंड्स आपसे पूछ लेता है कि जो डेवलपमेंट है मोटर स्किल्स का, एक किस दिशा में होता है, तो ये फ्रेंड्स हमेशा ग्रॉस से फाइन की ओर जाता है। कैसे जाता है, ग्रॉस से फाइन की ओर जाता है। मतलब पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब बच्चा जो है वो पहले दौड़ना सीखेगा, चढ़ना सीखेगा, फुदकना सीखेगा, फिर वो लिखना सीख पाएगा, फिर वो धागे में क्या कहते हैं, माले में मोती पिरोना सीख पाएगा। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है, फिर फाइन का होता है, ठीक है। ग्रॉस से फाइन की ओर ये डेवलपमेंट होता है। अगर आपको इसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको जीएफ से याद रखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करिएगा जीएफ, ठीक है। जीएफ का मतलब ग्रॉस से फाइन, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय आपसे पूछा जा रहा है, ए विकल्प कह रहा है जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व का समय मतलब फ्रेंड्स आपका हो गया प्री नेटल स्टेज, मतलब कह सकते हैं कि गर्भावस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में हो, ठीक है। तो माँ के गर्भ में वो कौन सा ही भाषा सीख लेता है, वहां पर शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। वहां पर कोशिकीय विकास होता है, ठीक है। वहां पर बच्चा भाषा नहीं सीखता है, ठीक। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो फ्रेंड देखिए भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय होता है वो होता है प्रारंभिक बचपन का समय, ठीक है। क्या होता है, प्रारंभिक बचपन का समय होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड होता है किसके लिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय। इस समय बच्चा जो है वो भाषा को सबसे तेज सीखता है, सबसे जल्दी सीखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ए विकल्प कह रहा है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। मतलब शैक्षणिक सत्र एक बार, एक साल में केवल 2 बार आकलन करना चाहिए, एक वर्ष के शुरुआत में और एक वर्ष के अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। मतलब शिक्षक आकलन ना कराए, कोई बाह्य एजेंसी, कोई मतलब एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा आकलन किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय जो आकलन होता है वो सतत होता है, ठीक है। मतलब वो लगातार होता है, अधिगम के साथ होता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। मतलब शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया से तात्पर्य है कि शिक्षण के साथ जो है, शिक्षण अधिगम के साथ आपका आकलन भी चलते रहता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही बात है। आकलन शैक्षिक सत्र में 2 बार नहीं, सतत चलता है। क्या होता है, सतत होना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं, तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, ठीक है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें स्पेस को के अनुरूप बदलना चाहिए। मतलब समावेशी शिक्षा किसको किसके अनुरूप बदलना चाहती है, या किसको किसके अनुरूप
बदलना है समावेशी शिक्षा के अनुसार। बच्चे को व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था को बच्चे के अनुसार, परिवेश को परिवार के अनुसार, बच्चे को परिवेश के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा जो है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी बच्चों को एक कक्षा में पढ़ाना, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे हों, अधिगम अक्षमता वाले हों, ठीक है, कम सीखने वाले हों, तेज सीखने वाले, सभी बच्चों को एक क्लास में समान रूप से पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। मतलब एजुकेशन अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब एक छतरी के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना ही आपकी समावेशी शिक्षा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना, तो देखिए ये कह रहा है कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदल दो। मतलब अगर बच्चा जो है, ठीक है, अगर बच्चा जो है, बच्चे को कोई श्रवण बाधा है, ठीक है, तो आप नकार दो उसको। इसके कहने का मतलब पहले विकल्प क्या हो रहा है कि बच्चे को अगर कोई श्रवण बाधा है, आप इसको समझिएगा कि कोई श्रवण बाधा है, बच्चा सुन नहीं सकता, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको आदत डलवाइए कि देख करके सीखो। मतलब आप व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चे में ही परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो ये बात आपका गलत है, ठीक है। आप व्यवस्था को बदलिए बच्चे के अनुरूप, ठीक है, क्योंकि बच्चा किसी भी हो सकता है भाई, कोई दृष्टि बाधित हो, कोई श्रवण बाधित हो, कोई बच्चा कह सकते हैं अपंग हो, चलने में ना सक्षम हो, तो उसके लिए उस तरह की सीढ़ियां बनवाई जाएं। तो व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलो, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप मत बदलो, ठीक है, क्योंकि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदला ही नहीं जा सकता, ठीक है। व्यवस्था बच्चे, तो ठीक है, मतलब व्यवस्था को बदल दीजिए बच्चे के अनुरूप, ये बात आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, कि व्यवस्था बदलिए बच्चे के अनुरूप। परिवेश को बदलिए, परिवार, तो परिवेश परिवार स्कूल में क्या करने आएगा भाई, बच्चे को बदल दीजिए परिवेश के अनुरूप नहीं, बल्कि परिवेश को बदलिए बच्चे के अनुरूप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें व्यवस्था को बदलना है बच्चे के अनुरूप। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा वही विकल्प सही होगा जो बच्चे के हित में हो, जहां पर बच्चे को लाभ मिले, ठीक है। मतलब शिक्षक को आपको अपना हित नहीं देखना है, हमेशा अगर आप बच्चों का कल्याण देख करके क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। मतलब फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है इन चारों में से एक जो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नतन करेगा। समुन्नतन का मतलब है फ्रेंड्स प्रमोट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा समालोचनात्मक चिंतन को, क्रिटिकल थिंकिंग को। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिटिकल थिंकिंग को, समालोचनात्मक चिंतन को, ठीक है, यहां पर आप समझिए समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो फ्रेंड देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा क्या बढ़ावा देगा, क्रिटिकल थिंकिंग को फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न प्रमोट करेगा, ऐसा क्वेश्चन प्रमोट करेगा जो ओपन एंडेड वाला हो। कैसा हो, ओपन एंडेड, ठीक है, कैसा हो, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, जिसका उत्तर मुक्त हो, ठीक है, जिसमें हर बच्चे का अलग अलग उत्तर हो सकता है, कोई रटी रटाई बात ना हो, ठीक है, कुछ उसमें नया हो, कुछ उसमें मौलिक हो। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, कुछ उसमें मौलिक हो, क्या हो, उसके उत्तर में कुछ मौलिक हो, मौलिकता हो, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर में हमेशा मौलिकता होती है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हमें चूज करना है जो ओपन एंडेड वाले हों, ठीक है, मतलब जो पहले से रटे रटाए ना हो, उसमें बच्चा तुरंत सोचे, तुरंत कुछ बताए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें उसके क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन का समुन्नत होगा, उसका प्रमोशन होगा, वो प्रमोट होगा, ठीक है। अब देखिए, ए विकल्प कह रहा है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। तो फ्रेंड, श्रीलंका की राजधानी बच्चा रट के आया रहेगा और तुरंत बता देगा कि श्रीलंका की राजधानी जो भी होगी वो बता देगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है, जो भी होगी बच्चा रट के आया होगा वो बता देगा। तो ये आपका समालोचनात्मक चिंतन को प्रमोट नहीं करेगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बच्चा बता देगा, क्योंकि ये सब पहले से गढ़ी गढ़ाई बातें हैं, पहले से निर्धारित हैं, तय हैं, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन है, ये भी गढ़ी गढ़ाई बातें हैं, पहले की बातें हैं, ये भी बच्चा बता देगा। इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये पहले से कह सकते हैं फिक्स्ड है, ये पहले से ही इनका आंसर फिक्स्ड है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को देखिए, ए बी सी, इनका आंसर पहले से फिक्स है। मतलब श्रीलंका की राजधानी पहले से तय है कहाँ होगी, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है पहले से तय है कब मनाया जाता है, एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी पहले से तय है
कि एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर पहले से फिक्स्ड है, निर्धारित है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर पहले से फिक्स है क्या। इसमें देखिए आप एक बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि पानी की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए हम बरसात के पानी को एकत्रित करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे, फिर पिएंगे। वहीं दूसरा बच्चा कहेगा कि हम नगर निगम के पास एप्लीकेशन लिखेंगे और कहेंगे कि हमें जो है और अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाओ। तीसरा बच्चा कहेगा कि हम अपने घरों में हैंडपंप गड़वा देंगे। चौथा बच्चा कहेगा हम पानी का कम उपयोग करेंगे या आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे। मतलब सबके उत्तर में डिफरेंसेस पाई जाएंगी। ठीक है, सबके उत्तर मौलिक होंगे, सबके उत्तर में डिफरेंसेस पाई जाएंगी। तो एक क्वेश्चन कैसा हुआ, एक क्वेश्चन ओपन एंडेड आंसर वाला क्वेश्चन हुआ। तो यही फ्रेंड्स आपका सही होगा और इसका उत्तर जो है ये पहले से फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करते समय, ठीक है, आपको ये देख लेना है कि 3 प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर उनके उत्तर पहले से तय होंगे। ठीक है, उसमें कोई मौलिकता नहीं होगी। और एक प्रश्न ऐसा होगा जहां पर सभी बच्चों के उत्तर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी पहले से तय नहीं होगा, उसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होगा, तो वही क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ अच्छे से ना समझ में आया हो तो आप उसको फिर से जा करके उस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, कल एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा इन द सेंस कि क्वेश्चंस को केवल अटेम्प्ट ही नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है पढ़ने के बाद, ठीक है, तो भी आप उस पर गिव अप मत करिएगा, हार मत मानिएगा। क्वेश्चन को लास्ट तक समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई भी विकल्प मार के आगे बढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, भले से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको समझने का प्रयास करिए। एक बार नहीं समझ आया, दोबारा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपका 90% चांस बनेगा कि आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और सभी क्वेश्चंस को, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, हमारे समझ से परे है, तो भी उसको अपना पूरा, मतलब कह सकते हैं पूरे चिंतन को लगा करके उसको समझने का प्रयत्न करना है, फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, हवा में आंसर किसी भी क्वेश्चन का मत दीजिएगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, कल एग्जाम में अच्छा करके आइए। मिलेंगे हम कल क्वेश्चन के एनालिसिस में। आपका जो भी पेपर होगा उसका एनालिसिस कराया जाएगा, उसमें क्या सही है क्या गलत वो सब क्लासेस कल होंगी। तो कल मिलते हैं हम एनालिसिस के क्लासेस में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।